नमस्ते। हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत। इस समय जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद से लगातार एक जो शब्द है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और लगातार ये जो बात हो रही है वो मोदी की गारंटियों की बात हो रही है। बार-बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेता ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये जो परिणाम है वो मोदी की गारंटियों की देन है। देश में केवल एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोदी की गारंटी है क्या? दरअसल 10 साल साढ़े 9 साल पहले जब 2013 में लोकसभा के चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी, 2014 में लोकसभा का चुनाव होना था। उस समय बहुत सारे नारे नारे जो है वो गढ़े गए, बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे नारों की बदौलत ही सरकार जो है वो भाजपा की बनी। इसमें महँगाई की बात हो रही थी, इसमें बेरोज़गारी की बात हो रही थी, इसमें 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात हो रही थी। इस तरीके की बहुत सारे बातें थीं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो था अच्छे दिन का वादा। ये जो अच्छे दिन के वादे से सरकार की शुरुआत हुई थी, आज वो कहाँ पर है और ये जो मोदी की गारंटियाँ अब जिनकी बात हो रही है, क्या इन गारंटियों में नया है या पुरानी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं? साथ ही साथ जो तमाम मेट्रो सिटीज़ हैं देश की, जो किसी न किसी चीज़ का हब है, चाहे वो आईटी का हो या किसी किसी दूसरी चीज़ों का हब हो, उन सारी मेट्रो सिटीज़ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगभग समाप्त हो गया है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पढ़े-लिखे लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो रहा है? आज हम इन सवालों के जवाब जो है वो आतमजीत सर से लेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतमजीत सर बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो अभी इस समय एक चलन में शब्द है, लगातार ट्रेंड में बना हुआ है मोदी की गारंटियाँ। क्या है ये मोदी की गारंटियाँ? जो शुरुआत में चीज़ें बताई जा रही थीं, साढ़े 9 साल पहले जब सत्ता बनी थी भाजपा की, तब भी कुछ चीज़ों की बात कही जई जा रही थी, अच्छे दिन की बात कही जा रही थी। अब इन मोदी की गारंटियों में नया क्या है? देखिए राम प्रकाश जी, मोदी जी की गारंटीज में जो प्रमुख चीजें 2013-14 का आपने जिक्र किया, तो गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। गुजरात मॉडल फैक्ट्रियां लगाने पे था। गुजरात मॉडल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने पे था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे था। गुजरात मॉडल एमएसपी पे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करने का था। गुजरात मॉडल एक डेवलपमेंट का मॉडल था जिसको विकास का मॉडल कहा गया। पर जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तो पहला विषय जो था वो उनका था कि भाई ये राम मंदिर का मामला है, पहले राम मंदिर बनना चाहिए, जिसपे मामला जो है पिछले 20-30 साल 40 साल से जो है वो अधर में पड़ा है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में वो भी हो गया, राम मंदिर बनाने की उनको परमिशन मिल गई। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई। उसके बाद मोदी जी ने नोटबंदी लगा दी, ये कह के कि ये नोटबंदी लगानी जरूरी है। अगर 2000 के नोट खत्म होंगे और 1000 के नोट खत्म होंगे तो पुराने 500 के नोट खत्म होंगे, तो नकली नोटों का चलन खत्म होगा, टेररिस्ट फंडिंग खत्म होगी और काला धन वापस आ जाएगा। पर हुआ क्या? वो सारा पैसा रिकैलिब्रेट हो गया आरबीआई में और उसका कोई फायदा या नुकसान किसी भी आदमी को नहीं हुआ। मोदी जी की गारंटी थी कि जो स्विस बैंकों में पॉलिटिशियंस का पैसा पड़ा है वो वापस लाने का था। अब कहने को सुनने को आता है कि वो पैसा जो है वो 3 गुना 4 गुना हो गया है और पैसा लोगों ने स्विस अकाउंट्स खोल के जमा करा दिया। मोदी जी की गारंटी थी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करने का, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में हलफनामा दाखिल कर दिया कि अब हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे ऑल इंडिया बेसिस पे फसलें खरीद सकें। मोदी जी की गारंटी थी कि मैं देश का चौकीदार हूं और देश में जो डिफॉल्टर हैं उनको यहां देश से भागने नहीं दूंगा। तो मोदी जी के राज में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और आपके विजय माल्या और संदेशरिया और कई लोग चले गए और 10.5 या 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चला गया। अब वो फिगर जो है 2023 में बढ़कर 14.5 लाख करोड़ हो गई। किसानों को उनकी सम्मान निधि नहीं मिली, किसान आज भी हाशिए पे बैठे हैं। मोदी जी की गारंटी थी कि किसान सम्मान निधि में वो 6,000 रुपए सालाना हर किसान परिवार को देंगे और पहली किस्त 11 करोड़ लोगों की जारी हुई और वो किस्त कम होते होते 16वीं किस्त आते आते वो 3 करोड़ 75 लाख किसानों पे ही रह गई। अब मोदी जी उसकी सैचुरेशन को 100% करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने एक और गारंटी दी है कि 23 और 25 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा और विलेज नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे और जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है वो विलेज नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करें, अपनी चीजें वहां कागज पेश करें, अपनी जमीन के कागज दिखाएं, रकबे दिखाएं और फिर उनको किसान सम्मान निधि में
शामिल कर लिया जाएगा, जिसके एवज में 2 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी जी का है। मोदी जी ने सब्सिडी का बजट बना दिया, यूरिया का कहा 3.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया हमने किसानों को दे दी। मोदी जी का वादा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, और आपको पता है अभी तक 70 लाख लोगों को भी रोजगार मुहैया नहीं कराए गए हैं। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो महिलाओं का हुआ है कि जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्रमतः कम होके अब सिर्फ अगर ऑफिशियली देखें तो 24% पे है, अगर अनऑफिशियली देखें तो वो 15% पे रह गया। और बेरोजगारी की जो दर है वो 10% से ऊपर है। और जो जीडीपी ग्रोथ दिखाई जा रही है कि पिछले क्वार्टर में 7%, 7.6% हुई, और आरबीआई ने जीडीपी अपनी ग्रोथ जो है रिवाइज करके 7% कर दी है तिमाही की, तीसरी तिमाही की। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी जी की गारंटी है वो गारंटी क्या सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोन माफ करके, या बड़े कॉरपोरेट घरानों को सरकारी ठेके देके, सरकारी संसाधनों को देकर उनका जो है करना है, उनको उनको अमीर बना रहे हैं, और या वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करके गरीबों में बांट रहे हैं। और लास्ट में जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े शहरों में अगर आप देखें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हैदराबाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, चेन्नई में ऑपोजिशन की सरकार है। तो जितने भी बड़े शहर हैं जहां पे जीडीपी का 40 से 50% हिस्सा है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो चाहे वो डोमेस्टिक का हो, सर्विस इंडस्ट्री में आईटी टेक एक्सपोर्ट्स हो, या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, या इंटेलिजेंस के द्वारा चिप्स बनाकर और प्रोग्रामिंग करके बाहर के देशों में जो सर्विस एक्सपोर्ट किया जाता है या गारमेंट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो बड़े शहरों से ही अनुदान होता है। 40% जीडीपी जो है बड़े शहरों से होती है। तो इन 5 शहरों में, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी का जो एजेंडा है पोलराइजेशन का, एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज का, वो काम नहीं कर रहा है। और ये जो राम मंदिर का मामला है और माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड करने का मेन स्ट्रीम में मामला है, आपने देखा भी राज्यसभा में हाल ही में प्राइवेट मेंबर्स बिल के द्वारा वक्फ बोर्ड को 1995 के वक्फ बोर्ड रूल को खत्म करने की बात हो रही है। तो तमाम और ज्ञानवापी मॉस्क पे भी अब जो है वो सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दी गई है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी सिर्फ अपने चुनिंदा कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने की है, बेरोजगारी की गारंटी है, किसान सम्मान निधि के नाम पे देश में ऑर्गेनाइज लूट है, और जो किसान सम्मान निधि पा रहा है और अगर विलेज नोडल ऑफिसर के पास जाके अपनी रजिस्ट्री करा रहा है और जब वो वोट डालने जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी, ईवीएम पे भी मोदी जी का पहरा होगा कि भाई तुम्हें किसान सम्मान निधि मिलती है, अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम हम काट देंगे, क्योंकि हर किश्त में नई लिस्ट बनती है। तो ये तो मोदी जी के हाथ में है किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। तो एक्सक्लूजन की जो पॉलिसी है मोदी जी की, मुझे लगता है वही आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी होगी कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर मेजॉरिटी लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, और जो उनके खिलाफ बोले या तो उसको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया जाए, या उसको जेल में डाल दिया जाए, या उसका वजूदी गोदी मीडिया में उसका प्रताड़न करके खत्म कर दिया जाए कि वो अपनी बात ना कह सके ना सुन सके, और उसको बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाए। तो मोदी जी की गारंटी तो मुझे यही नजर आती है। जी जी सर, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पढ़े लिखे लोग पसंद करते हैं, शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, तो इस तरीके की लगातार चर्चा पहले से चलती आ रही है। लेकिन आपका कहना ये है कि शहरी क्षेत्र के में जो है इसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, तो क्या वजह देखते हैं आप इनकी गिरावटों की? आखिर क्या सीधे सीधे कहा जाए तो क्या पढ़े लिखे लोगों का मोह भंग हो रहा है भाजपा से? देखिए, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में कैटेगरीज ऑफ सिटीज एबीसी है। ए कैटेगरी में बड़े महानगर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको महानगरों का नाम बताया। कैटेगरी बी में जो है कैपिटल सिटीज स्टेट्स की आती हैं, जैसे पटना है, लखनऊ है, और देश की राजधानियां हैं, या इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, लुधियाना है, कानपुर है, और आपका विशाखापट्टनम है, पोर्ट सिटी है, गुजरात में अहमदाबाद है,
मुंबई को महानगर कहा जाता है, अहमदाबाद को भी महानगर का मुझे लगता है उपाधि है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो कहने, सूरत है, डायमंड का एक्सपोर्ट वहां से होता है। तो जो कैटेगरी बी सिटीज हैं उसमें तो आरएसएस की शाखाएं और बीजेपी के जो ऑफिसर्स हैं वो काफी कार्यरत हैं, क्योंकि वहां पे स्लम एरियाज में जाकर वो पहले अपना बेस बनाते हैं और फिर उन्हीं के जो स्लाइटली जो रिच एरियाज हैं, जिनको बोलते हैं कि जो अर्बन, जो वहाँ का रिच एरिया है, वहां जाके वो दबाव डाल के और अपनी राजनीति करते हैं। जो अर्बन सिटीज हैं, जो महानगर हैं, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं बट पॉलिटिक्स से वो दूर है। उनके ऑपरेशन जैसे दिल्ली है या हैदराबाद है या चेन्नई है या मुंबई है, यहाँ बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर काम करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कई ऑफिसेज, कई लाइसेंस ऑफिसेज इन कंपनीज के हैं, तो उनमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन कम होती है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको अपनी फैक्ट्री चलानी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको अपना एक्सपोर्ट देखना है। तो वो लोग ये स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में उतनी इंटरवेंशन रखते हैं कि कोई उनको परेशान ना करे, पर उनको वो प्रभाव करके उनको पुश करके उनसे वोट लेना, ये काम अर्बन एरियाज में नहीं। तो अर्बन एरियाज में पॉलिटिकल इंटरवेंशन कम है, खासकर महानगरों में। इसलिए अगर आप उनको चॉइस दें कि आपको बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या किसी और पार्टी को वोट देना है, तो बीजेपी के खिलाफ वोट ज्यादा पड़ता है अर्बन एरियाज में। हैदराबाद की तर्ज पे तेलंगाना का इलेक्शन देखा आपने किस तरीके से रूरल अर्बन डिवाइड खत्म हो गया। एक स्वर में ये बात आई कि बीजेपी और बीआरएस को हराना है। सिमिलरली कर्नाटक में 40% सरकार के खिलाफ जो कैंपेन चला, वो बेंगलोर महानगर से शुरू हुआ, जब ठेकेदारों ने गवर्नर को लिस्ट दी कि भाई हम लोगों को पैसे टाइम से नहीं मिलते हैं और ये सरकार जो है करप्शन में लिप्त है। तो वो ठेकेदारों की आवाज जो थी, जो गवर्नर तक गई, वो आवाज ने एक अपना काम किया और पूरे कर्नाटक में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम स्लम एरियाज में कच्चे मकान पक्के कर देंगे, बिजली हम मुफ्त कर देंगे, और एक बार तो केजरीवाल साहब ने यह भी कहा था कि हाउस टैक्स हमें नहीं चाहिए, हम हाउस टैक्स भी खत्म कर देंगे दिल्ली में। तो जो गरीबों की बात करेगा, जो मजलूमों की बात करेगा, जो उनके उत्थान की बात करेगा, जो उनके रोजगार की बात करेगा, वोट उसी को पड़ेगा। तो ये वोट उनको मिला। जो नेशनल लेवल पे नरेशन मोदी जी की गारंटी का है, वो एक सांप्रदायिक तरीके से एक फिरका परस्ती ताकतों के साथ मिलके ये सरकार चलाने का है। अब इसमें कई इल्जाम लगते हैं कि देखिए ये तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ये माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं। पहले इन्होंने क्रिश्चियंस पे अटैक किया, जो आपने देखा जिस तरीके से उड़ीसा में ग्राम स्टेनजोन के 2 बच्चों को मार दिया गया। उसके बाद आपने देखा इन्होंने मुस्लिम्स पे अटैक किया जब ज्ञानवापी का मुद्दा आया, और उससे पहले जब आपने बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को देखा 1992 में जो हुआ, और उसके बाद तमाम विषयों पर माइनॉरिटीज को के राइट्स को खत्म करना, उनके वोटिंग राइट्स को आहत करना, ये हमेशा बीजेपी की पॉलिसी रही है। तो जितने भी छोटे शहर हैं उनमें जो अफवाहों का बाजार है वो आग की तरह फैलता है, और अफवाहों पे राजनीति हो रही है, और इसीलिए मोदी जी की गारंटी वहां काम कर रही है और बड़े शहरों में नहीं कर रही। जी जी। और सर आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान सम्मान निधि, और दूसरी चीज आपने ये भी कही कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आप हमें वोट देंगे तो निधि जारी रहेगी अन्यथा बंद हो जाएगी। तो एक तो मैं समझना ही चाहता हूँ सर, ये जो किसान सम्मान निधि का कॉन्सेप्ट है, क्या किसान जो लाभ ले रहे थे वो भी वोट इनको नहीं देना चाहते थे तमाम कारणों से, इस वजह से इसको, इन संख्या को घटा दिया गया जो आंकड़े आप बता रहे थे? और दूसरा, क्या फिर ये सीधे सीधे जो है वो वोट खरीदने जैसी बात नहीं हो जाएगी अगर इस चीज को हम समझे तो? और जो इस चुनाव में भी देखने को मिली थी कि लगातार कहीं लाडली बहन योजना या जो कैश की योजना, चाहे कांग्रेस की तरफ से भी जो तमाम महिलाओं को या युवाओं को पैसे देने की जो बात हुई कि सीधे आपके खाते में इस तरीके से पैसा ट्रांसफर होगा, तो क्या ये वोट खरीदने जैसी भी चीज को समझा जाए इसको? देखिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं वो कॉम्पनसेटरी वेलफेयरिज्म में आते हैं, कि हम चाहते थे गरीबी हटे, हम चाहते थे कि रोजगार के साधन उत्पन्न हो, हम चाहते थे कि देश खुशहाल हो, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, हमने प्राइवेट कॉरपोरेशंस को पब्लिक करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश की 60 और 70 के दशक में, पर उसका इफेक्ट कुछ लोगों को मिल गया और कुछ लोग उसमें से रह गए, खासकर गांव देहात में रहने वाले लोग। और महात्मा गांधी का तो शुरू से ही था कि गांव देहात से देश की उन्नति
और देश की प्रगति हो सकती है। शहरों में रह के आप देश को उन्नत या प्रगत नहीं कर सकते। पर हुआ क्या, उसके विपरीत हुआ। शहर और बड़े होते चले गए, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन शहरों में रह गए, गांव के लोगों के पास कोई साधन नहीं बचा, तो शहरों में आके उन्होंने कोई भी नौकरी पड़ी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में वो रहे, चाहे वो उन्होंने गार्ड्स की नौकरी की। अब तो आप देखते हैं स्विगी जोमेटो की डिलीवरी का भी काम वही लोग करते हैं। किसान के बच्चे के पास आर्मी में जाने का भी प्रावधान खत्म हो गया अग्निवीर स्कीम के चलते। तो ये अर्बन रूरल डिवाइड जो हुआ, उसमें डीबीटी ट्रांसफर का एक प्रोविजन कांग्रेस ने सजेस्ट किया और बीजेपी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो महिलाओं के नाम पे लाडली बहना योजना का भत्ता देने का हो, चाहे वो बेरोजगारों को कॉम्पनसेशन देने का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे देने का मुद्दा हो, चाहे वो रायता बंधु स्कीम में पर एकड़ किसान को, गरीब किसान को पैसा देने का कॉम्पनसेशन का मुद्दा हो, चाहे वो तमिलनाडु में फ्री कैंटीन चलाने की, अम्मा कैंटीन जो जयललिता ने कॉन्सेप्ट चलाया, वो काफी पॉपुलर हुआ और अब जगह जगह कैंटीनें खुल गई हैं जो ₹1 ₹2 में खाना देती हैं। और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन भी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ही वो नतीजा है, जिसमें लॉकडाउन में उसको, फिर लॉकडाउन के बाद उसको फ्री कर दिया गया कि ₹1 ₹2 ₹3 भी अब देने की जरूरत नहीं है, 5 किलो फ्री राशन सबको मिलेगा। तो ये फ्री राशन बांटने की 80 करोड़ लोगों को, ये भी कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मैकेनिज्म में आता है। पर ये क्या एक गरीब को या गरीब के बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करके उसको अच्छी नौकरी का साधन बन सकता है? क्या वो उसको सोशल सिक्योरिटी दे सकता है? क्या वो उसको हेल्थ बेनिफिट दे सकता है? क्या वो उसकी बेटी को या उसकी बीवी को या उसकी माँ को एक सुरक्षा प्रदान कर सकता है? इसका जवाब ना में है। ये कोई भी सोशल सिक्योरिटी या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपसे टाइम बाय करता है ताकि आने वाले समय में उम्मीद की किरण जागे कि इन लोगों के साथ कुछ होगा। वो जो किसान सम्मान निधि की स्कीम थी, वो ₹6000 सालाना देने की बात थी, 3 क्वार्टर में 2-2 हजार रुपए की किश्त में। वो जब मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की थी, तो वो 11 करोड़ किसानों को, पहले तो जनधन अकाउंट खोले गए, 50 करोड़ जनधन अकाउंट सरकार खुद क्लेम करती है हमने खोले। उसमें 11 करोड़ किसानों को आइडेंटिफाई किया गया जो किसान सम्मान निधि की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो उनको जब पैसा ₹6000 सालाना दिया जाने लगा, तो उसके बाद उसमें कई तमाम तरीके की उसमें अड़चनें डाली गई कि पहले आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, फिर उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, फिर उसमें यह है कि आपके विलेज नोडल ऑफिसर की परमिशन की जरूरत है, फिर उसमें रकबे दिखाने की भी बात आई कि आप अपने कागज दिखाइए। तो जितना भी विलेज इको सिस्टम था, पटवारी सिस्टम था, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम था, उसको बाईपास किया गया और सब कुछ ऑनलाइन किया गया कि आपके पास जनधन अकाउंट होगा, आपकी ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन हो सकती होगी, आपका आईरिस मैच कर सकता होगा, आपके नोडल ऑफिसर से, मतलब तमाम तरह की उसमें कंडीशंस डाल दी गई। तो वो 11 करोड़ किसानों से खोते होते होते वो 3 करोड़ 70 लाख किसान ही रह गए। अब मोदी जी कहते हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, हम इस स्कीम को 100% सैचुरेशन पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब कि हम 100% कवरेज देना चाहते हैं। तो इसके लिए अब ग्राम सभा लेवल पे, क्योंकि आरएसएस का नेटवर्क तो है अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में, तो उसको बढ़ाते हुए उन्हीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को विलेज नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। उसमें किसानों की लिस्ट बनेगी, कितने घर हैं, कितने वोट हैं, किसको सम्मान निधि मिलती है, कौन दूसरे का झंडा लेके खड़ा है, कौन दूसरे तीसरे का डंडा लेके खड़ा है। तो उसमें फिर ये कहा जाएगा कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और आपके घर में 4 वोट हैं, तब तो आपको सम्मान निधि मिलेगी, नहीं तो ये सम्मान निधि भी आपसे ले ली जाएगी। तो मोदी जी की गारंटी वोट दिलवाने की है बीजेपी को, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनवाने की तीसरी बार है, किसी को रोजगार दिलवाने की, किसी किसान को उसका सम्मान दिलवाने की, उसका आत्म सम्मान दिलवाने की, उसको आत्मनिर्भर करने की, वो राजनीति नहीं है। ये एक्सक्लूजन की गारंटी है। और इसी को अगर आप डिकोड करेंगे तो यही तमाम चीजें आपको आयुष्मान स्कीम में भी मिलेंगी। आपको पता है किस तरीके से आयुष्मान स्कीम में एक ही नंबर पे 18-18 20-20 हजार अकाउंट खुले हुए थे कि आयुष्मान स्कीम का पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से हॉस्पिटल हैं जो उसको गलत तरीके से क्लेम कर रहे हैं, जिनके जनधन अकाउंट खुले थे 50 करोड़, उसमें कितने अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल है, कितने इनऑपरेशनल हैं। जो सरकार स्कीमों के नाम पे फ्री राशन बांटती है 80 करोड़ लोगों को, वो कौन से वो 80 करोड़ लोगों हैं, क्या वो एलिजिबल है? जब बिहार का सेंसस ये कहता है कि देश में मतलब बिहार में 94 लाख परिवार गरीब हैं, जो कि 33% आबादी बनती है, और 94 लाख परिवार में अगर एक परिवार में 6 आदमी भी गिने
तो उस हिसाब से मैथमेटिक्स हो सकती है कि कितने करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो उससे ज्यादा लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है, ये किसके पैसे से राशन दिया जा रहा है, और उसकी सोर्सिंग जो है वो एमएसपी पे हो रही है या स्टेट गोदामों से वो पैसा स्टेट कॉर्पोरेशन से वो राशन खरीद के फ्री राशन में बांटा जाएगा, ये एफसीआई के उसमें होगा, या अदानी साहब जो है वो तय करेंगे कि कितना फ्री राशन में जाएगा और कितना एथेनॉल प्रोडक्शन में जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसका बहुत सारा ताना बाना है। अगर हम उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकाल के रख सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि अब जब हम आरटीआई में सवाल पूछते हैं तो सरकार चुप है, वो बताना नहीं चाहती है कि वो कहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स किस तरीके से कर रही है और क्या उसका एजेंडा है। तो सिवाय वोट की राजनीति के मुझे लगता है और कोई राजनीति अगले 6 महीने में होने वाली नहीं है। और ये जितनी भी मोदी जी की गारंटियां हैं, ये गारंटी सिर्फ बीजेपी को वोट सुनिश्चित कराने के लिए दी जा रही हैं। और अगर पब्लिक इसको समझेगी तो अपने लोकल लेवल पे, अपने ग्राम सभा लेवल पे और अपने ब्लॉक लेवल पे और अपने सिटी लेवल पे इसको समझ पाएगी बड़ी तफसील से डिटेल में कि वाकई ये बातें जो हैं वो ग्राउंड पे सच साबित हो रही हैं। जी राम प्रकाश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे लोगों को ये समझना होगा कि क्या गारंटियां उनके लिए उपयोगी हैं, क्या नहीं है, और साथ ही साथ ये गारंटियां जो है कितना लागू की जा रही हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।